नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। एलन मस्क ने क्यों कहा ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एलोन मस्क ने हैकिंग के प्रति संभावित कमजोरियों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी है। उनकी टिप्पणी दुनिया भर में ईवीएम की सुरक्षा पर बढ़ती बहस के बीच आई है, खासकर प्यूर्टो रिको के हालिया प्राइमरी चुनावों में अनियमितताओं के आरोप के बाद। भारत में चुनाव ईवीएम से होते हैं और देश में ईवीएम से वोटों की धांधली जनमानस में चिंता का विषय बना हुआ है। एलोन मस्क ने इस संबंध में 15 जून की शाम को एक्स पर लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। अमेरिका के प्यूर्टो रिको में ईवीएम सुरक्षा पर चर्चा तेज है। वहां के प्राइमरी चुनाव में ईवीएम को लेकर कई अनियमितताएं सामने आई हैं। हालांकि एक पेपर ट्रेल ने चुनाव अधिकारियों को वोटों की संख्या की पहचान करने और सही करने की अनुमति दी। कैनेडी जूनियर ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए बैलेट पेपर की वापसी की वकालत की, जिससे यह तय हो सके कि हर वोट की गिनती हो और चुनाव सुरक्षित रहे। भारत में भी इसी तरह की मांग लगातार हो रही है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस जीत पर अड़ी हुई है कि इतने बड़े देश में ईवीएम ही ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 निर्देश जारी किए। सबसे पहले चुनाव निशानों को ईवीएम में लोड करने के बाद लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित कंटेनरों में सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरे, ईवीएम के साथ इन सील बंद कंटेनरों को नतीजा घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों तक स्टोर रूम में रखा जाना चाहिए। केरल की मंत्री वीना जॉर्ज को कुवैत जाने से क्यों रोका केंद्र ने, नियम क्या है। कुवैत की बिल्डिंग में आग लगने से मारे गए 46 भारतीयों के शव भारत आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश केरल के थे। केरल में सीपीएम की सरकार है। केंद्र की मोदी सरकार ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को कुवैत जाने से रोक दिया। केरल सरकार उन्हें कुवैत में राहत कार्य, मुआवजा आदि दिलाने में मदद के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने वीना जॉर्ज की यात्रा को मंजूरी नहीं दी। वीना जॉर्ज कोच्चि में नेदुम्बेसिरी एयरपोर्ट पर कुवैत की फ्लाइट लेने पहुंची थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आखिरी क्षणों में अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह घटना के दिन 12 जून को कुवैत के मंगाफ शिविर पहुंच गए। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस कदम से सीपीएम के नेतृत्व वाली केरल सरकार परेशान है। मंत्री जॉर्ज ने इसे गलत नजरिया बताया है। भाजपा को ऐसा क्यों लगता है कि सीपीएम सरकार की मंत्री के कुवैत जाने से सीपीएम को इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? क्या केंद्र सरकार के मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के कुवैत पहुंचने से भाजपा को कुछ राजनीतिक रूप से हासिल हुआ? यह समय कुवैत में रह रहे भारतीयों पर मरहम लगाने का है। जितने ज़्यादा सरकारी लोग कुवैत में होंगे, वहाँ भारतीय मजदूरों को अपनापन मिलता, लेकिन सारे मामले को केंद्र ने राजनीतिक नजरिए से देखा। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, राज्य मंत्रियों और विधायकों सहित सभी सरकारी अधिकारियों को विदेश यात्रा से पहले यहां तक कि निजी यात्राओं के लिए भी विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। कैबिनेट सचिवालय के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री या उप मंत्री को विदेश यात्रा से कम 15 दिन पहले प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होती है, लेकिन यह यात्रा विदेश मंत्रालय के जरिए होनी चाहिए। एनडीए सरकार में हिंदू राष्ट्रवाद की दिशा। लोकसभा आम चुनाव में भाजपा के 272 सीटें हासिल करने में विफल रहने के बाद एनडीए एक बार फिर नेपथ्य से मंच के केंद्र में आ गया है। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। उस सरकार के कार्यकलापों पर भी भाजपा की राजनीति का थप्पा था। उस सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे के अनुरूप संविधान की समीक्षा के लिए वेंकटचलैया आयोग नियुक्त किया, पाठ्य पुस्तकों का भगवाकरण किया और ज्योतिष शास्त्र व पौराणिक इतिहास को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में जोड़ा। सन 2014 और 2019 में बनी मोदी सरकारें तकनीकी दृष्टि से भले ही एनडीए की सरकार रही हो, मगर चूंकि भाजपा को अपने दम पर बहुमत हासिल था, इसलिए अन्य घटक दल साइलेंट मोड में बने रहे और भाजपा ने बिना रोक टोक अपना आक्रामक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा लागू किया। इसमें शामिल था राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 का कश्मीर से हटाया जाना। इसके अलावा सरकार की मौन सहमति से गाय और बीफ के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग की गई और लव जिहाद और न जाने कितने अन्य किस्मों के जिहादों की बात की गई। मोदी सरकार का तानाशाहीपूर्ण नजरिया संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त होने और मीडिया के गोदी मीडिया में बदलने के रूप में भी अभिव्यक्त हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि विपक्ष को एक होकर इंडिया गठबंधन बनाना पड़ा ताकि मोदी सरकार को हराया जा सके। मोदी और भाजपा का चुनाव अभियान मुस्लिम विरोध पर केंद्रित रहा। पहले यह कहा गया कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के अधिकांश नारों और वायदों को मुसलमानों के तुष्टीकरण से जोड़ा गया। मुसलमानों को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले बताया गया। विपक्ष ने मांगा डिप्टी स्पीकर पद, वरना स्पीकर का चुनाव लड़ेगा।
राजधानी दिल्ली में शनिवार को लोकसभा स्पीकर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज रही। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो विपक्ष 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी उतार देगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और 30 जुलाई को खत्म होगा। इसी सत्र के दौरान 26 जून को अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सत्र की तारीख सरकार की ओर से घोषित की गई है। 17वीं लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। इस बार विपक्षी दलों के पास संख्या बल ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के 233 सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व में बैसाखियों के सहारे एनडीए सरकार तो तीसरी बार बन गई, लेकिन भाजपा के पास अपनी सीटें कुल 240 है। भाजपा को यूपी, राजस्थान और हरियाणा के हिंदी बेल्ट में नुकसान सहना पड़ा है। महाराष्ट्र में भी उसे दोहरा झटका लगा है। स्पीकर की मदद की जरूरत उन हालात में पड़ती है जब सत्तारूढ़ दल को चुनाव प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। विधायी प्रक्रिया में अगर सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण स्पीकर के जरिए नहीं होगा तो विपक्ष उसे परेशान कर सकता है। इसी तरह उपाध्यक्ष का पद भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर ही सारी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसलिए विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद समझौते के तहत मांग रहा है। महाराष्ट्र में एमवीए विधानसभा भी साथ लड़ेगा। पवार उद्धव का मोदी पर सीधा हमला। महाविकास आघाड़ी एमवीए के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चौहान ने शनिवार को मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में गठबंधन का समर्थन करने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। तीनों नेताओं ने कहा कि हम एकजुट हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ेंगे। एनसीपी के शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जहां भी रोड शो और रैलियां की, एमवीए ने लोकसभा चुनावों में उन जगहों पर जीत दर्ज की। उन्होंने कहा, जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई हम जीते, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं। एमवीए के लिए राजनीतिक माहौल अनुकूल बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को अपनी पार्टी में वापसी लेने की किसी भी संभावना से इनकार किया। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं अब उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है। उन्होंने कहा, हम प्रत्येक विधानसभा सीट पर विचार करके सीट बंटवारे पर निर्णय लेंगे। हमारी प्रारंभिक चर्चा पहले ही हो चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र में उन 3 राज्यों में से एक है जिनमें आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को सबसे बड़ा झटका दिया। यह पहला ऐसा राज्य है जब शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग होकर 2022 में भाजपा के साथ मिल गई थी। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को सिर्फ 9 सीटें मिली, जबकि 2019 में उसे 23 सीटें मिली थी। 2024 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में एमवीए गठबंधन को 30 सीटें मिली। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव, एनडीए इंडिया के बीच नई लड़ाई की तैयारी। यूपी में अब करीब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जरिए राजनीतिक लड़ाई और दांव-पेच का मंच तैयार हो गया है। असल में लोकसभा चुनाव में 9 विधायक सांसद बन गए हैं और उनकी सीटें खाली हो गई हैं। भाजपा और सपा के दोनों ही दलों के लोग लोकसभा पहुंच गए हैं। कुछ का इस्तीफा हो चुका है और कुछ आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे। इन सभी सीटों पर उपचुनाव तय है। ऐसे में यूपी में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गरमाएगा। 9 विधानसभा सीटों के अलावा उन्नाव में सीसी मऊ की सीट भी खाली होने जा रही है। यहाँ के विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनकी सदन की सदस्यता खत्म होने जा रही है। इस तरह 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजेगा। करहल विधायक अखिलेश यादव अब कन्नौज से सांसद बन गए हैं। इसी तरह मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं। दोनों ही विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। फैजाबाद की हार भाजपा के लिए बड़ी है। मिल्कीपुर के विधायक फैजाबाद से अब सपा सांसद बन गए हैं। ऐसे में भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि मिल्कीपुर सीट सपा से छीनकर यह दावा किया जा सके कि सपा ने भले ही अयोध्या जीत लिया हो, लेकिन उसकी एक विधानसभा सीट पर भाजपा का दबदबा है। हालांकि यह दिल को बहलाने जैसा ख्याल है, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर एक लोकसभा सीट है। ऐसे में एक विधानसभा की हार जीत फैजाबाद लोकसभा का नतीजा नहीं बदलने वाली। मोदी देश के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए प्रतिबद्ध। 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद 9 जून रविवार को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार ले ली। अखबारों ने मोदी की तुलना भारत के महान प्रगतिशील प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से करना शुरू कर दिया। शायद यह तुलना संख्या की थी, व्यक्तित्व की नहीं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो संख्या के आधार पर यह तुलना भी बेमानी ही है। नेहरू 1964 में पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने, फिर 47 में संविधान बनने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद से 1964 में अपनी आखिरी सांस तक वे लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। कोई नेता अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेता है तो उसकी ये मात्र योग्यता उसे नेहरू से तुलना लायक नहीं बना देती। ऐसी तुलना किया जाना भी अन्याय है।
नेहरू की सिर्फ एकमात्र पहचान भारत का प्रधानमंत्री बनना नहीं था, वो वैश्विक नेता थे। दुनिया के सभी नए उभरते और स्वतंत्र होते देश उनसे प्रेरणा ले रहे थे। नेहरू ऐसी दुनिया के सर्वमान्य नेता बन गए थे जो दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के लिए कुछ खास मायने नहीं रखती थी। नेहरू तृतीय विश्व के नेता बने, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की। नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे जो लगातार एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप में चल रहे उदारवादी आंदोलनों को अपना नैतिक और बौद्धिक समर्थन प्रदान कर रहे थे। मोदी राष्ट्रीय आत्मा के प्रवक्ता बनने की स्थिति में ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मा का प्रवक्ता बनना तो दूर, अभी बहुत दूर का विषय है। साल भर से जलते हुए मणिपुर पर मोदी की निरीहता देखने बहुत दुखद है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से आशा की जा रही थी कि वो इजराइल गाजा संघर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरेगा। वे तो मणिपुर पर ही असहाय हो गए। ऐसे में उनसे कोई आशा किया जाना बेमानी है। नीट में गुजरात से भी जुड़े हैं चीटिंग के तार, करोड़ों के चेक बरामद। नीट परीक्षा धांधली के तार अब गुजरात से भी जुड़ गए हैं। छात्रों को नीट यूजी परीक्षा पास कराने में कथित तौर पर मदद करने की कोशिश करने के आरोप में गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। पुलिस ने इसे पे फॉर पास नाम दिया है। यह मामला उस समय सामने आया जब नीट यूजी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर मोदी सरकार का हर नेता इस बात पर अड़ा हुआ है कि नीट परीक्षा का न तो पेपर लीक हुआ और न ही कोई गड़बड़ी सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी लगातार धांधली का खंडन कर रही है। गुजरात में गिरफ्तार आरोपियों में स्कूल टीचर तुषार भट्ट, एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म राय ओवरसीज के परशुराम राय और स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा शामिल हैं। लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा को इस मामले का सरगना बताया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राय को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 2.30 करोड़ रुपए के 8 खाली चेक और चेक का एक और सेट जब्त कर लिया। एसपी को बताया कि कई चेक पर उन अभिभावकों के हस्ताक्षर थे जिनके बच्चे जलाराम स्कूल में नीट यूजीसी परीक्षा में शामिल हुए थे। कोटा में इस साल 11वें स्टूडेंट ने सुसाइड किया। पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। कमरे में रोशनदान से लटक रही थी लाश। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वह पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वह मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। इस साल कोटा में अब तक 11 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। महावीर नगर थाने के एसएचओ महेंद्र मारू ने बताया, शनिवार रात 10 बजे कंट्रोल रूम से एक छात्र के सुसाइड की जानकारी मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे। मोतिहारी निवासी 17 साल का आयुष जायसवाल महावीर नगर इलाके में सम्राट चौक के पास पीजी में रह रहा था। शनिवार रात तक वह कमरे से बाहर नहीं आया। उसके साथियों ने दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। आयुष के दरवाजा नहीं खोलने पर पीजी संचालक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर आयुष रोशनदान में फंदा बांध कर लटका हुआ था। पुलिस ने उसे उतारा और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र आयुष जायसवाल महावीर नगर 3rd में एक G28 नंबर के मकान में पहली मंजिल पर रह रहा था। रविवार सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक महिला मिली। महिला ने बताया कि पीजी उनके ससुर संचालित करते हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले में पीजी या संचालक के बारे में कुछ भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। वहीं आसपास के लोग भी इस मामले को लेकर बोलने से बचते नजर आए। एक दुकान पर जानकारी ली तो उन्होंने मकान मालिक से बात करने को कहा। सरकारी डेटा के अनुसार भारत में साल 2021 में सबसे ज़्यादा 13,000 सुसाइड हुए हैं। ये साल 2020 के डेटा से 4.5% ज़्यादा हैं। इसके साथ ही पिछले साल यानी 2023 में 29 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया था, जो कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। फिलिस्तीन के पीएम ने मोदी को खत लिखा, कहा गाजा में नरसंहार रोकने के लिए मदद करे भारत, फिलिस्तीनियों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पीएम मोदी को खत लिखा है। इसके जरिए उन्होंने बतौर ग्लोबल लीडर भारत गाजा में चल रहे नरसंहार को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह जरूरी है कि भारत गाजा में तुरंत सीज फायर के लिए सभी डिप्लोमेटिक चैनल पर इस्तेमाल करे। फिलिस्तीनी पीएम ने कहा, भारत को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की सुरक्षा और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रति लगातार अपना योगदान दिया है। भारत ने हमेशा कहा है कि किसी भी टकराव में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना जरूरी है। फिलिस्तीन के पीएम मुस्तफ़ा ने अपने खत में पीएम को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानवाधिकारों और शांति का समर्थक रहा है। मुस्तफ़ा ने पीएम मोदी को समर्थन और एकजुटता के लिए भी धन्यवाद दिया। भारत ने पिछले साल यूएन महासभा में रखे गए सीज फायर प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके कुछ दिनों बाद भी पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत अरब वर्ल्ड में जल्द अमल बहाल करना चाहता है। बातचीत के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, इजरायली प्रधानमंत्री से अच्छी बातचीत हुई।
हमने समुद्री सुरक्षा पर भी विचार किया। मैंने उन्हें अरब वर्ल्ड में अमन और मानवीय मदद के लिए भारत का नज़रिया बताया। इसके अलावा भारत ने अलग अलग मौके पर इजराइल और हमास की जंग में आम नागरिकों की मौत का विरोध भी जताया है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।